तो कल हमने देख लिया था लास्ट पिछले टॉपिक में कि एसी का मीन वैल्यू, एसी का आरएमएस वैल्यू। आज हम बात करेंगे कि अगर एसी जो है हम अप्लाई करेंगे एक ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो तब क्या होगा। एक डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। ये है हमारे पास रेजिस्टर के लिए सिंबल। ओके, इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो इसमें करंट जो फ्लो होगी दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो ईएमएफ हमने अप्लाई करी है दैट इज ई इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यू नो इस सिंबल हमने पहले बताया था कि ऑल्टरनेटिव ईएमएफ ऐसा दिखेगा। ओके, तो आर मान लो रेजिस्टेंस आर जो है ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। ओके, दिस वन इज वेरी इजी। ये जो आप पढ़े आ रहे हो ये वही चीज है। ओके, अप्लाइड ईएमएफ जो है वो किसके बराबर है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो यूजिंग ओम्स लॉ आप फाइंड कर सकते हो क्या, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ आई जो है वो आएगा किसके बराबर, ई अपॉन आर के बराबर। तो आई आएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर के बराबर। ये जो टर्म है यहाँ पे इसको हम रिप्लेस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस and you know from this equation EMF by resistance is current, maximum value of EMF by resistance is maximum value of current, so this is equal to I naught sin of omega t over, ये लिखोगे आप I naught जो है ये किसके बराबर है, E naught upon R, that's the peak value of the current. alright, so यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो एंगल यहाँ पे EMF का था वही एंगल आ गया करंट का। तो जब एंगल जो इसको हम फेज एंगल बोलते हैं, जब फेज एंगल सेम होता है तो हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। सो हम बोलते हैं कि क्या, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज या इन फेज बोलेंगे। तो इनके लिए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम। फेजर डायग्राम दिखाता है कि डिफरेंस इन द फेज एंगल्स कितना है। अगर आप प्लॉट करोगे इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म, इसका साइनसॉइडल वेवफॉर्म, तो उनमें डिफरेंस कितना है फेजेस का। अगर सेम है तो सेम टाइम पे मैक्सिमा सेम टाइम पे मिनिमा आता है। तो अगर हम इनकी फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम जो है वो क्या दिखाएगा आपको, सिंपली कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल्स। ऑलराइट, तो कैसे दिखाएंगे, हम प्लॉट करेंगे ऐसे। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस एंगल जिस पे हम प्लॉट करेंगे, थीटा जहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, या ओमेगा टी जिसको आप बोल रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे प्लॉट क्या, साइन। पहले हम प्लॉट करेंगे ईएमएफ का वैल्यू, साइन थीटा फंक्शन है तो साइन थीटा के लिए ग्राफ बन जाता है ऐसा, इजी। अगर हम देखेंगे, देखो जब जीरो होगा साइन का वैल्यू तो ये भी जीरो बनेगा, और 90 होगा तो ये वाला वैल्यू जो है ये यहाँ पे है 90, दैट्स π/2, दिस इज 0, this is pi, that's 180, this is 3 π/2, that is 270 degree, and so on, this is 2 pi। ऐसे आप बढ़ सकते हो आगे। ओके, यू नो साइन 0 एंड +1 -1। ओके, तो अगर देखोगे साइन जो हमारे पास ईएमएफ है उसके लिए भी सेम वेरिएशन है और करंट के लिए भी सेम, तो ये दोनों इन फेज है। तो हम बताएंगे क्या कि करंट भी, जहाँ पे वोल्टेज जीरो वहाँ पे करंट जीरो, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ पे करंट मैक्सिमम। अब हम थोड़ा इनको डिफरेंट दिखाएंगे, एक का पीक वैल्यू कम दिखाएंगे, एक का ज्यादा दिखाएंगे, ताकि पता चले कि अलग चीजें हैं। क्योंकि मान लो ये रेजिस्टेंस जो है R1 से बड़ी है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे किसी 1 से बड़े वैल्यू से तो ये वैल्यू जो है छोटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये जो है इट्स कंपैरेटिवली ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। जरूरी नहीं है, रेजिस्टेंस अगर छोटी है तो बड़ा भी हो सकता है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या कर दिया है कि अब इन फेज का मतलब देखो, जीरो ईएमएफ जीरो करंट, मैक्सिमम ईएमएफ मैक्सिमम करंट, जीरो ईएमएफ जीरो करंट एंड सो ऑन। तो ये वाला जो है ये हमने रखा किसके लिए, E इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस डैश्ड लाइन इज इक्वल टू किसके लिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, दैट इज फेजर डायग्राम। इसके साथ साथ हमारे पास आते हैं इनके लिए एक वेक्टर डायग्राम भी आती है। वेक्टर डायग्राम में हम सिंपली अगर हम इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे ईएमएफ एंड करंट को, एक एरो से रिप्रेजेंट करोगे, तो व्हाट इज द एंगल डिफरेंस, क्या कितना आएगा उनके बीच में। तो अगर आपने क्या किया है, ये मान लो ये है हमारे पास ईएमएफ, E इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया।
तो करंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, क्योंकि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, वो कितना है 0 डिग्री है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप फेजर डायग्राम बनाओगे या वेक्टर डायग्राम बनाओगे, इसमें क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आती है वो सेम होनी चाहिए। मान लो बाई चांस यहाँ पे आता कोसाइन ऑफ दिस, फिर आप ये नहीं बोलते कि ये दोनों सेम है। पहले फंक्शंस, वो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है कि पहले फंक्शंस को सेम ना, उसके बाद देखो फेज डिफरेंस कितना है। सो दैट इज AC containing resistance only, okay? इसी तरह अगर हम देखेंगे AC containing capacitance only and inductance only, तो उस केस में क्या होगा, तो अब रेजिस्टेंस के बदले में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सा। रेजिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टेंस ऑनली। इंडक्टेंस के लिए आपको पता है ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इंडक्टेंस ऑनली। इस इंडक्टर की जो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है वो कितना रखा है हमने, L रखा हुआ है, ओके। अच्छा, तो लेट्स से L जो है ये है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज I, ओके। अप्लाइड EMF इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, ओके। हमने ये इक्वेशन पढ़ी है क्या, वी नो कि EMF जो होता है वो होता है L इंटू डी आई अपॉन डी टी विद नेगेटिव साइन के साथ, ये हमने पढ़ लिया है, ओके। तो अगर आप देखोगे बेसिकली, अगर आप इक्वेशन देखोगे, हमने पढ़ लिया था कि जो E होता है ये होता है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर विद नेगेटिव साइन। क्या होता है, नेगेटिव साइन। फिर हमने देख लिया ये फाई जो है ये होता है माइनस L इंटू आई के बराबर, तो ये माइनस माइनस इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट में लिखते हैं पॉजिटिव साइन, नेगेटिव को ओमिट करते हैं, ओके। तो हमारे पास EMF इसके बराबर है। तो अगर हम ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, इट्स E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी के बराबर। इन टर्म्स को शिफ्ट ही कर लो, हमें जो चीज दी है उससे करंट निकालनी है। पहले हमें EMF दिया था, हमने रेजिस्टेंस डिवाइड कर ली, करंट आ गया। अभी हमें EMF दिया है, ये इससे करंट निकालना है। देखना है कि करंट का एंगल क्या है, अगर सेम है तो इन फेज, नहीं है तो नॉट इन फेज, ओके। तो इनको इधर ले आएंगे तो हम लिखेंगे पहले वो वाली टर्म डी आई इक्वल्स, दिस इज एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, और ये L डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा इस तरह, ओके। दिस इज स्मॉल करंट फॉर स्मॉल टाइम। टोटल करंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके I तक, तो डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे। I का वैल्यू आएगा इंटीग्रल एप्सिलॉन नॉट अपॉन L इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, ओके। लेट्स कैरी दिस माइनस साइन अगेन, इजी हो जाएगा इससे, ओके। बाद में देखेंगे। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन L, दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। इसकी इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या बन जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन एज यू नो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन इसको डिवाइड हो जाएगी, ऑलराइट। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको, ये बनेगा I इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा L इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके। थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा L जो है, इसको हम I नॉट से डिनोट करेंगे, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू माइनस I नॉट, सॉरी इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, दैट इज अवर रिलेशन। मगर अभी ये किस टर्म में आ गई है, ये आ गई है कोसाइन के टर्म्स में, ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे ये जो चीज है ये हम बाद में डिफाइन करेंगे, ओके। ये ओमेगा L वगैरह जो है ये क्या है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी हमें मैच करना है इनके
फेज एंगल्स। फेज एंगल मैच करने के लिए फंक्शन जो है सेम होनी चाहिए। अगर ये कोसाइन है ये भी कोसाइन, अगर ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये चीज कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा। ये कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वो होता है साइन ऑफ थीटा के बराबर। ओके, अगर हम क्या करेंगे कॉस अगर हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, ये बन जाता है कॉस, फिलहाल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये बनेगा किसके बराबर, कॉस ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो मगर यहाँ पे ये माइनस साइन भी है, तो अगर मैं माइनस साइन इस फंक्शन के अंदर डालना चाहता हूं तो क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा इसका उल्टा। मैं लिखता हूं थीटा माइनस 90। देखो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि अगर मैं इस फंक्शन में से माइनस निकालूंगा कॉमन, माइनस निकाला कॉमन, ये बन गया 90, ये बन गया थीटा। आपको पता है साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस, ये मान लो पूरा अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन अल्फा, ये माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन के टर्म्स में कैसे, इट्स इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ किसके बराबर, थीटा माइनस 90। एक्चुअल में फंक्शन 90 माइनस थीटा पे यूज होता है, और माइनस इंक्लूड करके इसमें ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब हमारे पास बन गया करंट बन गया इसके बराबर और वोल्टेज बन गई इसके बराबर। नाउ यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। कौन सी डिफरेंस है कि यहाँ पे एंगल अगर थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस 90, थीटा से 90 डिग्री कम। सो व्हाट इज द फेज एंगल है, फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे 90 का। कौन किसका फेज ज्यादा है, EMF का फेज ज्यादा है। हम यहाँ पे बोलते हैं कि फेज ऑफ EMF is greater than phase of the current by 90 degree, so we can say that the EMF is leading the current by 90 degree. Okay, so यहाँ पे phase difference जो आ गया वो किसके बराबर है, phase difference between EMF and I is equal to 90। तो हम बोलते हैं क्या, EMF जो है leads current by 90 degree, or you can say this, करंट जो है लैग्स बिहाइंड, करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय 90। करंट जो है ये EMF के पीछे कितना है, 90 डिग्री है। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास इंडक्टेंस ओनली। ओके, इसके लिए अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये जो टर्म है ये बाद में डिफाइन करेंगे। इसके लिए अगर आप फेज डायग्राम बनाओगे तो कैसे बन जाएगी इसकी फेज डायग्राम, तो फेजर डायग्राम यहाँ पे हम देखेंगे। फेजर डायग्राम ये हम बनाएंगे पहले, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हम थीटा प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू प्लॉट करते हैं। ओके, तो जहां पे देखो दो इक्वेशंस है हमारे पास, एक है E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरा है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू में 0 डालूंगा तो कॉस ये वाला 0 बन गया, मगर ये 0 नहीं बन गया, ये बन गया माइनस 90। ओके, पहले 90 से स्टार्ट करेंगे। 90 इसका वैल्यू डालूंगा तो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे 90 डालूंगा तो 0 बन जाएगा। तो मतलब जब ये 90 पे होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल में ये कोसाइन फंक्शन है, उल्टा स्टार्ट होंगे। अगर मैं 90 से EMF स्टार्ट करूंगा ऐसे, तो जब 90 मैंने ओमेगा टी का वैल्यू 90 डाला तो ये बन गया 1 मैक्सिमम। जब ओमेगा टी का 90 मैंने 90 0, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये ऐसे जाएगा, जहां पे उसका मैक्सिमम वहां पे इसका मिनिमम। ओके, जहां पे इसका मिनिमम वहां पे इसका मैक्सिमम। ये ऐसे चलेगा। ये जो है ये हमारे पास क्या, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये जो है ये है E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा। दैट इज द फेजर डायग्राम। अगर आप इनके लिए वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो क्या बन जाएगा,
वेक्टर डायग्राम अगर बनाओगे तो मान लो ये है हमारे पास EMF E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट इससे पीछे है कितना 90 डिग्री, तो ये है हमारे पास I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। तो इनके बीच में एंगल कितना डिफरेंस है 90 डिग्री का। करंट जो है यहाँ पे लैग कर रहा है, करंट जो है लैग कर रहा है। दूसरा तरीका ऐसा भी, अगर ये EMF ये आप करंट डालोगे ऊपर वाले डायरेक्शन में EMF 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आ गई है ये वाली, यहाँ पे जो टर्म आ गई है अगर आप देखोगे हमने लिखा है I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा L। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ओम्स लॉ के साथ, इट इज EMF डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये जैसे रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो टर्म है यहाँ पे ओमेगा L, यहाँ से ये ओमेगा L जो है इसको XL से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे इंडक्टर लगा है तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ये एक टाइप की रेजिस्टेंस जैसा है, इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस जैसे। जो इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इन L, नॉट बिकॉज ऑफ द करंट जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, वायर के अंदर तो रेजिस्टेंस ही होगी, but because of the magnetic field set up inside this, the back EMF produced inside this due to the self induction, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस आती है जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। अब इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, तो वो इसके बराबर आ गया ओमेगा इंटू L के बराबर। ओमेगा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ये ठीक है कि नहीं। आपको ये पता है कि ओमेगा जो है ये 2 पाई इंटू न्यू के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हो रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो किसके बराबर है 2 पाई न्यू इंटू L के बराबर। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडक्टर। कि फिर इंडक्टर में जैसे आप देखो क्या कर होगा, ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, इसको मिटा देंगे यहाँ से। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, सपोज कर लो एट द बिगिनिंग में अलग डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी का, इसको इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है, ओके, आपने पहले इसके ऊपर AC अप्लाई कर लिया। AC का मतलब पोलैरिटी जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। मान लो इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, 1 सेकंड में, तो यहाँ पे बन गया सपोज नॉर्थ पोल। ओके, तो इसमें करंट जो है जैसे ही पॉजिटिव बढ़ रहा है ये अपोज करेगा इस चेंज को। ओके, ये करंट को क्या नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा। उस चक्कर में इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। अब ये AC, अब 1 सेकंड में पता नहीं कितनी बार ये साइन चेंज करता है, उतने ही सेकंड में इसने अपनी साइन चेंज कर दी, नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये मान लो पहले इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया था, जैसी पोलैरिटी चेंज होगी अब इसको चेंज करना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन। तो ये जो शिफ्ट इन द पोजीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी, वही होती है। तो ये है हमारे पास इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज AC कंटेनिंग कौन सा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जिसमें होगा सिर्फ इंडक्टेंस। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर DC होगा तो DC के केस में ये फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर ये 0 है तो उस केस में क्या होगा, जो ये फ्रीक्वेंसी ये कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो दैट इज कैपेसिटेंस ओनली। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे AC containing capacitance only. Okay, capacitance only. अगर हम सिर्फ कैपेसिटेंस यूज करेंगे तो क्या होगा, ये है कैपेसिटेंस। ये आपको पता है कि एक कैपेसिटर जो है ये DC को जो है ब्लॉक करता है मगर AC को अलो करता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, EMF इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। C जो है ये है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस EMF जो है हमारे पास E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेट्स से Q जो है ये है चार्ज passing through it
तो वी नो क्या Q जो है ये होता है C इंटू वी EMF, अभी हमने E से नोट कर लिया है। ओके, तो Q का वैल्यू जो है ये किसके बराबर आ गया, C EMF के बदले में डालेंगे E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t के बराबर। ओके, ऑल्सो वी नो, हमें ये भी पता है क्या कि करंट जो है ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो dq अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, I इक्वल टू डी अपॉन dt, q के बदले में ये वैल्यू डालो c एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। c एप्सिलॉन नॉट कॉमन, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos ओमेगा t इंटू ओमेगा t की डिफरेंशिएशन होगी क्या, ओमेगा। तो वी कैन राइट दिस करंट कम्स आउट टू बी किसके बराबर, ओमेगा c इंटू एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ ओमेगा t के बराबर। इस ओमेगा c को अगर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं ताकि हम इसको पीक वैल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा c। ये आ गया क्या, कॉस ऑफ ओमेगा t। उससे क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन बनती है कि ईएमएफ को कोई डिवाइड करोगे वो रेजिस्टेंस जैसा, तो वो एक हमारे पास बन जाता है करंट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस करते हैं I इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी इंटू साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये जो एक्स सी है इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये एक्स सी जो लिखा हमने 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर लिखा है हमने, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास बन गया ये I इक्वल, इसको लिखेंगे I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी वर्ग, दिस I नॉट जो है दिस इज एक्स सी के बराबर। तो कोसाइन के टर्म्स में आ गया, अभी पॉजिटिव कॉस आ गए। ओके, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं फेज चेक करने के लिए। I नॉट इसको लिखेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90, एक ही बात है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे इसको साइन ऑफ थीटा प्लस 90 लिख लो, या 90 प्लस थीटा है, दोनों केसेस में ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन के सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। ओके, तो नाउ कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, तो वी सी, तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड I जो है वो कितना है, 90 डिग्री। मगर अभी करंट का फेज ज्यादा है, तो हम बोलेंगे करंट लीड्स EMF बाय 90, या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, EMF लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। तो अगर आप इनके फेजर डायग्राम बनाओगे तो क्या बन जाएगा, फेजर डायग्राम वेरी इजी। अभी करंट आगे है, EMF पीछे है, जैसे पिछले केस में बनाया था वही बनानी है उल्टी डायग्राम। ओके, ये मान लो ये हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे EMF से। दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है E इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरा है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। अगर जीरो डालेंगे तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो हम EMF से स्टार्ट करेंगे, ये मान लो हमारे पास है, तो जहां पे इसका जीरो वहां पे उसका मैक्सिमम, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये है हमारे पास EMF, और ये जो है ये है हमारे पास क्या, करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अगर आप इसकी वेक्टर डायग्राम बनाओगे, ये है हमारे पास फेजर डायग्राम। अगर हम बात करेंगे इसकी वेक्टर डायग्राम की, तो क्या बन जाएगा, वेक्टर डायग्राम में ये मान लो हमारे पास EMF है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट इसके आगे है 90 डिग्री एंगल, ये है I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ओके, एंड व्हाट इज दिस, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये जो है ये है एक किस्म की रेजिस्टेंस जो डेवलप होती है बिटवीन द प्लेट्स, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, जिसकी वजह से ये चार्ज को आगे पीछे जाना मुश्किल होता है। उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है,
ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक किस्म की क्या है, ये है रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। एक होता है वायर के अंदर जो कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस होती है, वो दूसरी वाली होती है ये रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो सेटअप होता है बिटवीन द प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, उसकी वजह से जो दिक्कत आती है चार्ज को आगे मूव करने में, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये है 1/ओमेगा c के बराबर, और ये ओमेगा यू नो किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू इनटू c के बराबर, ऑलराइट, एंड c यू नो द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो ये याद रख लीजिएगा आप, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक रखे आपने याद इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आपने इसके फेजर डायग्राम्स देखे, वेक्टर डायग्राम्स देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर आप क्या करोगे, तीनों को कंबाइन करके एक सर्किट में डालोगे तो फिर क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो अभी के लिए